Hi friends, this is Deepsankar here and you are all welcome to Pixie Biotech. Today we are going to discuss on reaching the age of adolescence. This is the part 2 वीडियो. ओके, ऑलरेडी हम इसका एक पार्ट 1 बना दिए, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको पहले देख लेना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. इसका मतलब क्या है ना. इनिशियल स्टेज में रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन जो होती है उसमें हार्मोन्स का क्या रोल रहते हैं. ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ. ठीक है, चलो. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. क्या बोला गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उससे क्या होता है ना, उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होती है. वो कहाँ रिलीज होती है ना, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती है. क्योंकि हम सबको तो पता है, ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशन में भी बोला था कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होती है उसको कहा जाता है कि डक्टलेस हार्मोन्स. राइट, ओके, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज होती है. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स क्या होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती है. और वो कहाँ जाती है ना, टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. वो जो पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट में जो उसका टारगेट साइट होती है उसमें वो पहुंच जाती है, उसमें वो चला जाती है. राइट, द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. ओके, उसके बाद क्या होता है ना, जो टारगेट साइट होती है वो हार्मोन पे क्या करता है, रिस्पॉन्ड करते हैं. राइट, देयर आर द मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी. तो यहाँ पर बहुत सारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है और बहुत सारा डक्टलेस ग्लैंड्स हमारा बॉडी में है. ठीक है, the testes and ovaries secrete six hormones, and we have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual organs, sexual characters. right, तो हम सबको तो ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में भी बोला था कि टेस्टिस से और ओवरी से क्या है ना, सिक्स हार्मोन्स सीक्रेट होती है. कौन सा ना, टेस्टिस से क्या, कौन सा वहाँ से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज होती है, सीक्रेट होती है. और ओवरी से इस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो वहाँ से रिलीज होती है. ठीक है, ये जो हार्मोन होती है ये ये रिस्पॉन्सिबल होती है. ये जो दोनों हार्मोन होती है, जो दोनों सिक्स हार्मोन्स होती है, ये मेल और फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे मुस्टाक, बियर्ड. ठीक है, फेशियल, उसके बाद जो है फीमेल्स का जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट. ओके, ये जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको डेवलपमेंट करने के लिए ये सेक्स हार्मोन्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है. द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ठीक है, ये जो बोला गया है इसका मतलब अच्छे से समझो. क्या बोला गया है कि फर्दर उसके बाद क्या होता है ना, जो सेक्स हार्मोन्स होती है, ये जो सेक्स हार्मोन्स होती है, ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये जो सेक्स हार्मोन्स होती है ये किसके कंट्रोल में होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होती है ना उसका कंट्रोल में होती है. राइट, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो सेक्स हार्मोन्स होती है, ये जो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन होती है, ये किसका कंट्रोल में आती है, कौन सा हार्मोन का कंट्रोल में आती है ना, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उससे जो हार्मोन्स रिलीज होती है उसका कंट्रोल में ये सेक्स हार्मोन्स आती है. राइट, कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होती है ना, ऐसा कुछ हार्मोन्स है जैसे FSH, उसका फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और एक है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. राइट, ये जो पिट्यूटरी से जो हार्मोन होती है रिलीज होती है वो सिक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं. राइट, द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ व्हिच मेक्स द ओवा मैच्योर. ठीक है, इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस. तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स सीक्रेट्स होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, ओवरी में जो ओवम रहते हैं, ठीक है, और टेस्टिस में जो स्पर्म रहती है उसको मैच्योर होने के लिए उसको हेल्प करते हैं. ठीक है, उसको मैच्योर करते हैं. राइट,
ओके, देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज द टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। क्या है ना, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स होती है, ओके, वो टेस्टिस और ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होती है जैसे टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला गया है कि रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एंडोक्राइन से जो रिलीज होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होती है वो क्या करते हैं ना, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाती है ना, उसका जो टारगेट साइट होती है बॉडी, तो कोई भी बॉडी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में वो चला जाती है। ठीक है, उसको टारगेट साइट कहते हैं। उसके बाद जाके क्या करते हैं ना, स्टिमुलेट द चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी का टाइम में क्या होता है ना, हमारा बॉडी का जो बॉडी पार्ट होती है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट उसको उसका चेंजेस करते हैं। ठीक है, उसका चेंजेस में वो स्टिमुलेट करते हैं ये हॉर्मोन्स, राइट। ओके, तो हम ये समझ लिया कि रिप्रोडक्शन फंक्शन में इनिशियली ये हॉर्मोन्स कैसे रोल प्ले करते हैं, राइट। नाउ सी द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो ह्यूमन बींग होती है उसका लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो कैसा होती है, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखो, adolescents became capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। तो एडोलसेंट्स कौन होती है, हम सबको तो पता है ना। एडोलसेंट्स जो एज गैप होती है, कौन सा ना, एडोलसेंस स्टार्ट होती है एज 11 या फिर 12 साल से, और ये ख़त्म होती है 18 और 19 साल में ख़त्म हो जाती है एडोलसेंस। तो ये जो एडोलसेंस होती है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, क्या है ना, वो कैपेबल हो जाती है। ठीक है, उसका जो टेस्टिस होती है, उसका जो ओवरीज होती है, वहाँ से क्या होता है ना, वहाँ से गैमेट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, राइट। ओके, द कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर द मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल। इसका मतलब अच्छे से समझना क्या बोला गया है। देखो, कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट, ठीक है, लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स। मेल्स का जो गैमेट प्रोडक्शन करने का जो कैपेसिटी होती है, और ये जो प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही लॉन्गर टाइम के लिए वो लास्टिंग करते हैं, राइट। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होती है। अगर हम देखें तो फीमेल्स का क्या है ना, रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है वो शुरू तो होती है 10 और 12 साल से, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है 45 या फिर 50 ईयर्स में। ठीक है, लेकिन मेल्स का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला गया है कि द कैपेसिटी ऑफ मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स, ठीक है, देन इन फीमेल। मेल का जो गैमेट प्रोडक्शन कैपेसिटी करने का जो कैपेसिटी होती है और मैचुरेशन का जो कैपेसिटी होती है, ये बहुत दिन तक लास्टिंग करते हैं। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होती है, क्योंकि फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो 45 और 50 में ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ओके। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट पुबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ऑलरेडी हमने बोला इसका बारे में। एंड जनरली इट लास्ट स्टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है ये 45 to 50 ईयर्स तक ये चलती है, राइट। उसके बाद ये खत्म होती है, बंद हो जाती है, राइट। द ओवा बिगिन्स टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। तो जो ओवा होती है, ओवा मतलब जो एग होती है वो मैच्योर होती है एक पुबर्टी का टाइम में मैच्योर होती है, राइट। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय द वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। जो ओवम मैच्योर हो जाती है, ठीक है, वो एक मैच्योर एग कहा जाता है, उसको मैच्योर एग बोल सकते हो और मैच्योर ओवम भी बोल सकते हो। ये जो मैच्योर ओवम होती है वो ओवरी से रिलीज होती है, ठीक है, वो
28 से 30 दिन में वो एक बार रिलीज होती है, राइट। नाउ सी यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम्स thick so as to receive the egg. In case it is fertilized and begins to develop, this results is pregnancy. तो इस पीरियड के दौरान क्या होता है ना, जो यूटेरस का जो वॉल होता है, ठीक है, गर्भाशय का जो वॉल होता है, वो क्या होती है ना, वो मोटा हो जाती है, ठीक है, और वो एग को रिसीव करते हैं, राइट। अगर इनकेस इट इज फर्टिलाइज्ड, अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है ना, वो डेवलप होती है, इसको कहाँ जाती है, वो जो एग अगर फर्टिलाइज्ड हो जाती है, वो एग क्या होती है, वो फर्दर जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो एग का, वो क्या करता है ना, वो एग उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, तो इसका जो रिजल्ट होती है उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, द रिलीज्ड एग एंड थिकेंड लाइनिंग ऑफ यूटेरस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ। क्या बोला गया है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तब क्या होता है ना, जो रिलीज्ड एग होती है और जो गर्भाशय का जो थिकेंड लाइनिंग, जो मोटा लाइनिंग होती है, और उसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ठीक है, वो शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है, शेड ऑफ हो जाती है, मतलब क्या होता है ना, वो अलग अलग हो जाती है। तब क्या होता है ना, दिस कॉजेस द ब्लीडिंग, इसीलिए वो अलग हो जाती है, इसीलिए उस टाइम क्या होता है ना, ब्लीडिंग होती है वुमेन में, ठीक है, जो औरत होती है उसमें क्या होता है ना, ब्लीडिंग होती है, उसको क्या कहते हैं ना, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, तब क्या होता है ना, जो रिलीज्ड एग होती है, ठीक है, और जो थिकेनिंग जो लाइनिंग होती है ना, थिकेंड लाइनिंग होती है, जो मोटा लाइनिंग होती है यूटेरस में, गर्भाशय में, ठीक है, और ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स क्या होता है ना, वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, ब्लीडिंग होती है वुमेन में, तो इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ओके। मेंस्ट्रुएशन occurs once in about 28 to 30 days। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन होती है ये 28 to 30 डेज में एक बार होती है, राइट। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट पुबर्टी एंड इज टर्म्ड मेनर्की, ओके। तो पहली बार पुबर्टी का टाइम में जो पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होती है, इसको कहा जाता है कि मेनर्की, राइट। ये जो देख पा रहे हो ना, इसको कहा जाता है मेनर्की। एक क्या है, 11 टू 12 ईयर्स का एक फीमेल है, ठीक है, उसका जो पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होती है, तो इस टाइम को कहा जाता है मेनर्की, ठीक है। और उसके बाद वो मेंस्ट्रुएशन 12 टू 50 ईयर्स तक वो चलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है ना, वो साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है। जो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इस टर्म मेनोपॉज, जब ये साइकिल स्टॉप हो जाती है, इस स्टॉपेज स्टॉप होने का हो जाती है, जब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको कहा जाता है कि मेनोपॉज। देखो 50 ईयर एज में जब एक औरत का साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसको कहा जाता है मेनोपॉज, ओके। आई थिंक सबको समझ में आया। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है ना, जो फीमेल्स होती है उस टाइम क्या होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इरेगुलरिटी दिखाई देती है, बट कुछ टाइम के बाद ये रेगुलर हो जाती है, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक कौन कंट्रोल करते हैं ना, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स मतलब कौन है ना, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, याद रखना, ओके। द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ एग, द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल, ओके, एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ओकर। देखो इसमें क्या होता है, इस साइकिल में क्या होता है ना, एक मैच्योर होता है, वो कहाँ पर होता है ना, ओवारी में। उसके बाद क्या होता है ना, वो ओवारी से ए मैच्योर एग रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, वो
यूटेरस का जो वॉल होता है, थिकेनिंग वॉल होती है ना, जो मोटा वॉल होता है, तो उसमें आती है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, मतलब फर्टिलाइज्ड नहीं होती है, तो अब क्या होता है ना, वो ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो अब ये मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लीडिंग होती है, राइट। इनकेस एक इज फर्टिलाइज्ड, अगर वो एक फर्टिलाइज्ड हो जाती है, तो इट बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। क्या बोला गया है कि अगर ये एक फर्टिलाइज्ड हो जाती है, तो अब क्या होता है ना, एक डिवाइड होती है, डिवाइड होना स्टार्ट होती है, उसके बाद ये एक यूटेरस का जो वॉल होती है उसमें एम्बेडेड हो जाती है। ठीक है, चिपक जाती है, एम्बेडेड हो जाती है। उसके बाद वो फर्टिलाइज्ड एग का जो फर्दर प्रोसेस होती है, फर्दर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होती है, वो वहाँ पर होती है, चलते रहते हैं, राइट। ओके, देखो अभी हम देखेंगे कि हाउ इज सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, कैसे हम एक बेबी का सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, वो बेबी मेल है या फिर फीमेल है, वो हम कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम यह देखेंगे। देखो, inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby। देखो, अगर बेबी का सेक्स क्या है इसको डिटरमाइन करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन किस में रहते हैं ना, जो फर्टिलाइज्ड एग होती है और जाइगोट होती है उसका इनसाइड में रहते हैं, उसमें रहते हैं ये इंस्ट्रक्शन, राइट। वो किस, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, देखो, दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। क्या बोला गया है कि ये जो देखो क्या बोला गया है कि दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज्ड एग। ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, देख पा रहे हो, ये जो देखो, ये जो फर्टिलाइज्ड एग होती है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम रहते हैं ना, उससे हम जान सकते हैं ये बेबी फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है, कैसे जानेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, वी नो दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हम सबको तो ये पता है कि जो सेल्स होती है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसका इनसाइड में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द 23 पेयर्स, मतलब 46 ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लिय ऑफ देयर सेल। तो हम जितने सारी ह्यूमन्स बींग है, सब में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहती है, राइट। 23 पेयर्स मतलब 46 क्वांटिटी। ओके, तो सेल का जो न्यूक्लियस होती है उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिच आर सेक्स क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46 क्रोमोसोम है, इसका इसका 2 क्रोमोसोम होती है, वो होती है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक है एक्स और एक है वाई। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम ये डिटरमाइन करते हैं ये मेल और फीमेल। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम। जो फीमेल होती है उसका क्या है ना, ये फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम। फीमेल का क्या है, दोनों एक्स क्रोमोसोम रहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो मेल है, सॉरी फीमेल है, गर्ल है, तो इसका दोनों एक्स क्रोमोसोम है। ओके, और मेल जो है उसका एक्स एंड वाई दो क्रोमोसोम रहते हैं। ये जो बॉय देख पा रहे हो, इसका एक है एक्स और एक है वाई क्रोमोसोम, राइट। हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो फर्टिलाइज्ड एग होती है और जाइगोट होती है, इसका अंदर क्या है ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको कहते हैं कि क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम से हम डिटरमाइन कर सकते हैं ये जो बच्चे है, ये जो बेबी है, ये मेल है और फीमेल है। ठीक है, हम जितने सारी ह्यूमन बींग है उसमें क्या है ना, 46 क्रोमोसोम्स है। इस 46 से 2 क्रोमोसोम्स ऐसा है जिसको कहा जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम। उसका नाम क्या है ना, एक है एक्स और एक है वाई। और फीमेल फीमेल को हम
कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? देखो फीमेल में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। मेल को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? मेल में दोनों जो क्रोमोसोम रहेगा वो दोनों अलग होगी। क्या है? एक है एक्स क्रोमोसोम और एक है वाई क्रोमोसोम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। देखो द gametes have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has one X chromosome. जो गैमेट्स होती है, ठीक है, गैमेट्स मतलब जो एग होती है, एग एंड स्पर्म, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, उसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। तो द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज द वन एक्स क्रोमोसोम। तो ये तो बात पता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होती है उसमें वन एक्स क्रोमोसोम रहते हैं, राइट। बट स्पर्म आर ऑफ टू काइंड। हमने यहाँ पर देखा कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होती है उसमें क्या है ना, वन एक्स क्रोमोसोम रहते हैं। और ये जो देख पा रहे हो ना, ये देखो, ये है अनफर्टिलाइज्ड एग, इसमें क्या है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन बट स्पर्म जो होती है वो उसमें दोनों क्रोमोसोम रहते हैं, दो क्रोमोसोम रहते हैं, एक है एक्स और एक है वाई। यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक है वाई और ये एक है एक्स क्रोमोसोम, राइट। When a sperm containing the X chromosome fertilize the egg, जब स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है, ठीक है, वो स्पर्म अगर कोई एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, मान लो इस स्पर्म में क्या है ना, एक्स क्रोमोसोम है और ए एग के साथ एक एग को फर्टिलाइज कर दिया, क्या होगी ना, यहाँ से जो फर्टिलाइज अगर हो जाएगा तो इससे जो बच्चे होगी वो है फीमेल, ठीक है। अगर मान लो ए वाई क्रोमोसोम, स्पर्म का जो क्रोमोसोम है वो है वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अगर ए वाई क्रोमोसोम एक को फर्टिलाइज कर देंगे तो इससे क्या होगा ना, एक्स और वाई दोनों हो जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, एक बॉय, ए मेल, इससे मेल चाइल्ड डेवलप होगी, ठीक है। वही यहाँ पर बोला गया है। देखो when a sperm containing the X chromosome fertilize the egg, zygote would have two X chromosome, ठीक है। अगर X क्रोमोसोम अगर एक को, हम सबको तो पता है कि जो लड़की होती है उसका जो एग होती है उसमें दोनों X क्रोमोसोम रहते हैं, X क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन जो लड़के का जो स्पर्म होती है उसमें दो अलग अलग क्रोमोसोम रहते हैं, एक है X और एक है Y, ठीक है। अगर उस स्पर्म का अगर एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, कोई एक को फर्टिलाइज कर देगा तो उससे क्या होगा, एक्स और एक्स को मिलके एक फीमेल चाइल्ड को डेवलप करेगा ना। अगर कोई स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है, अगर वो कोई एक को फर्टिलाइज कर देंगे, उसके बाद क्या होगा ना, एक्स और वाई दोनों एक साथ, उससे क्या होगा ना, मेल अर्थात बॉय डेवलप होगी, ठीक है, मेल चाइल्ड डेवलप होगी, राइट। सो नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर का जो सेक्स क्रोमोसोम होती है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। ये बात को अच्छे से समझना, क्या है कि फादर का जो क्रोमोसोम्स होती है, सेक्स क्रोमोसोम्स होती है, वही डिटरमाइन करता है कि जो बच्ची जन्म लेगा, ठीक है, उसका सेक्स क्या होगी, ठीक है, वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, राइट। अगर कोई फादर का एक्स क्रोमोसोम उस एक को मतलब जो मदर होगी उसका एक को फर्टिलाइज कर देगा तो उससे क्या होगा ना, एक्स एक्स मिलके एक लड़की पैदा करेगा, ठीक है, लड़की का डेवलप होगा। अगर वो वाई स्पर्म मतलब वाई क्रोमोसोम अगर एक को फर्टिलाइज करेगा तो इससे क्या होगा ना, एक बॉय मतलब मेल चाइल्ड डेवलप होगी। तो द बिलीफ that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her for this is totally unjustified। देखो हमारा समझ में ये होती आ रहा है कि अगर कोई लड़की जन्म ले रहा है तो इसका रिस्पॉन्सिबल
किसके ऊपर जाता है कि मदर का ऊपर। ऐसा नहीं होती है। इससे हम तो आज प्रूफ कर दिया, प्रूफ किया यहाँ पर, तुम सबने देखा कि ऐसा नहीं होती है। ठीक है, जो सेक्स ये डिपेंड करता है फादर का ऊपर। ठीक है, फादर का जो 2 क्रोमोसोम होती है उसमें ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक्स क्रोमोसोम किसी और एक को फर्टिलाइज करते हैं तो उससे क्या होता है ना, गर्ल जन्म लेती है। अगर वाई क्रोमोसोम कोई एक को फर्टिलाइज करते हैं तो उससे बॉय जन्म लेती है, मतलब मेल्स चाइल्ड जन्म लेती है, राइट। तो इससे हम ये समझते हैं कि ये जो बेबी जन्म लेती है इसका जो सेक्स डिटरमाइंड होती है ना, ये डिपेंड करता है फादर का ऊपर, फादर का जो सेक्स क्रोमोसोम्स होती है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन हमारा समाज में औरत को इसके लिए ब्लेम करते हैं, लेकिन ये टोटली अनजस्टिफाइड है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, हॉर्मोन्स अदर देन द सेक्स हॉर्मोन्स, हम यहाँ पर कुछ सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में जाना एंड उसको देखा कि वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में कैसे स्टिमुलेट करते हैं, राइट। यहाँ पर सेक्स हॉर्मोन्स के अलावा कुछ हार्मोन्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखो, द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स द टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। ठीक है, कुछ ऐसा हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी से सिक्रेटेड होती है, वो ओवरी और टेस्टिस से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होती है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, we have already learned that the pituitary gland is the endocrine gland, is an endocrine gland and it is attached to the brain। हम सबको तो पता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और ये कहाँ पर अटैच्ड होती है ना, ब्रेन में। पिक्चर में देख पा रहे हो, हम ऑलरेडी इसको इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवरीज देयर आर द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। तो पिट्यूटरी, टेस्टिस एंड ओवरीज, इसके अलावा कुछ ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा बॉडी में है, जैसे है थायराइड, पेनक्रिया एंड एड्रिनल्स। ठीक है, ये सब जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रिया और एड्रिनल, यहाँ से कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होती है, उसका कुछ फंक्शन है, यहाँ पर हम जानेंगे। देखो, पहला पहला जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, ये देखो, ये जो देख पा रहे हो ये होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होती है ना, थायरोक्सिन। कौन सा है, थायरोक्सिन। ओके, लैक ऑफ थायरोक्सिन कॉज गोइट्री। अगर थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होती है उसका अगर लैक दिखाई देती है, ठीक है, उससे क्या होता है ना, गोइट्री होती है, गोइट्री, राइट। सफिशिएंट आयोडीन इन डाइट प्रिवेंट्स गोइट्री। अगर तुम डाइट के साथ सफिशिएंट आयोडीन लेते हो तो उसमें क्या होता है ना, एक गोइट्री प्रिवेंट होती है, राइट। उसके बाद जो है पेनक्रिया, यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो है ये है पेनक्रिया। ओके, और ये पेनक्रिया से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होती है ना, वो है इंसुलिन। ओके, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो इंसुलिन होती है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन कॉजेस डायबिटीज। अगर इंसुलिन सिक्रेशन का लैक दिखाई देती है तो उसमें क्या होगी ना, डायबिटीज होगी, राइट। ओके, उसके बाद और एक है एड्रिनल और एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड जिसको कहा जाता है। ठीक है, वो है यहाँ पर। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होती है, वो है एड्रीनालिन। ठीक है, मेंटेन्स द करेक्ट बैलेंस ऑफ सॉल्ट वाटर इन द ब्लड। ब्लड में जो सॉल्ट वाटर का जो करेक्ट बैलेंस होती है उसको मेंटेन करते हैं कौन, वो है एड्रीनालिन। ओके, और इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस ड्यू टू द एंगर, ओरी और इमरेसमेंट। देखो, एंगर, ओरी और इमरेसमेंट में जो स्ट्रेस हमारा बॉडी में आती है उसको एडजस्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करते हैं, वो है एड्रीनालिन। ठीक है, ओके, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और किसी को अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, हम उसका जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।